आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। जब दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उन वस्तुओं को राष्ट्रों को प्राप्त करने की जरूरत होती है जिन्हें या तो वो स्वयं उत्पादित नहीं कर पाते, जिनका उत्पादन वो स्वयं नहीं कर सकते, या जिन्हें वे अन्य स्थानों से कम दामों में खरीद सकते हैं। दो कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिन्हें हम खरीद के ही अपना काम चला सकते हैं। सपोज माना ब्रिटेन के निवासी आम का सेवन करना चाहते हैं तो आम उनके जलवायु में उत्पादित नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्हें आम का अगर इस्तेमाल करना है, आम खाना है, तो उन्हें उन देशों से, भारत जैसे देशों से आम का निर्यात करना ही होगा। इसी तरह हमारे देश में खनिज तेल की कमी है। हम चाह के भी उसके उत्पादन को उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें खनिज तेल उन देशों से प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है जो इस खनिज तेल का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो ये कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने का। भारत का विदेशी व्यापार। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र 1% है। 1% माने बहुत कम हुई। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बहुत कम है, 1% के आसपास। तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। 1% होने के बावजूद, यानी व्यापार में हिस्सा बहुत कम होने के बावजूद भी भारत व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1950-51 में जब देश स्वतंत्र हुआ उसके आसपास भारत का विदेशी व्यापार 1214 करोड़ रुपए का था, जो कि 2004-05 में बढ़कर 8,37,133 करोड़ रुपए का हो गया। यानी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इन 50-60 सालों के दौरान हुई है। आयात एवं निर्यात दोनों की मात्रा में वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। निर्यात से तात्पर्य जिन देशों को हम विदेशों को भेजते हैं उन्हें निर्यात कहते हैं, और जिन चीजों को हम दूसरे देशों से मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। तो आयात का मूल्य ज्यादा है बजाय निर्यात के। समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि यहाँ का व्यापार है उसमें घाटे का एक प्रमुख कारण कच्चे तेल का आयात होना है। जो हमारी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, तो खनिज तेल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, और खनिज तेल के बढ़ते आयात बिल के कारण हमारा जो व्यापार है वह घाटे में है। यानी निर्यात का मूल्य कम है और आयात का मूल्य अधिक है। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, जो हम निर्यात करते थे उसका क्या स्थिति हुई देखिए। कृषि तथा समवर्गीय उत्पादों का हिस्सा घटा है, जबकि पेट्रोलियम और अन्य अपरिष्कृत उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि का कारण पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ भारत में तेल शोधनशालाओं की क्षमता में वृद्धि होना है। जो तेल उत्पाद हैं उसका निर्यात करने लगे हैं अब। उसका कारण एक बहुत बड़ा यह है कि हमारे वहाँ जो तेल शोधनशालाएं हैं उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है, उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। परंपरागत रूप से कृषि उत्पादों के निर्यात में कमी का कारण, जो परंपरागत रूप से कृषि उत्पाद निर्यात करते थे उसमें कमी का कारण क्या है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठकों में समय के साथ साथ बदलाव आए हैं। जो
किसी समय हम कृषि उत्पादों का निर्यात करते थे, अब और चीज़ों निर्यात करने लग गए हैं। जैसे परंपरागत कृषि उत्पादों में हम कॉफ़ी बेच देते थे, मसाले बेचते थे, चाय और दालों के निर्यात करते थे। इसके मूल्य में गिरावट आई है। इसका कारण क्या बताया? इसका मुख्य कारण है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा है। अब क्या उत्पाद निर्यात करने लगे? समुद्री उत्पाद, पुष्प, चीनी, ताजे फल, इनकी निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक शक्ति के रूप में उभरे हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात हम करने लगे हैं। तो हमारे निर्यात में समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप आयात करने वाली चीजों में क्या हुआ है? देखिए, भारत ने 1950 एवं 60 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया। बहुत कमी थी खाद्यान्नों की, उस समय देश में अकाल पड़ते थे, ये स्थिति थी। इस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपस्कर आदि थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था। 1970 के दशक में देश में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति की सफलता ने जो हम खाद्यान्नों का उत्पाद जो आयात करते थे उसको रोक दिया। लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से देश में जो पेट्रोलियम के मूल्य में उछाल आया, फलतः आयात बजट बढ़ गया। अब हम बहुत ज़्यादा तेल आयात करने लगे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारा आयात का बजट है उसके बढ़ोतरी का कारण तेल बहुत बड़ा एक उसका कारण है। पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के बढ़ते प्रयोग के कारण इसके आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। यह ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है, साथ ही कई उद्योगों के लिए यह कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। व्यापार की दिशा, अब व्यापार किस दिशा में जा रहा है? भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं व्यापारिक गुटों के साथ है। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर दोगुना करना है। इसके लिए भारत ने आयात उदारीकरण शुरू किया है, आयात करों में कमी की है, पेटेंट नियमों में सुधार किया है या बदलाव किया है, डी लाइसेंसिंग प्रक्रिया, जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया थी उसको थोड़ा सरल बनाया है। यह अनुकूल उपाय करके भारत ने प्रयास किए हैं कि अपने जो व्यापार है उसको अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको दोगुना किया जाए कम से कम। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा भारत के निर्यात अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन को, बेल्जियम को, जर्मनी को, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ये अन्य प्रमुख देश हैं जो भारत के प्रमुख आयातक और निर्यातक देश हैं, यानी उसके अच्छे व्यापारिक साझेदार हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता किससे है? उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए समुद्री पत्तन बहुत आवश्यक है। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में संज्ञा दी गई है, प्रवेश द्वार की संज्ञा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप कहते हैं इसे भारत को। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर पत्तन अधिक हैं। भारत का पूर्वी तट जो है उसमें पत्तन कम है, जबकि पश्चिमी तट पर पत्तन अधिक हैं। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख, 185 छोटे और मझोले पत्तन हैं। प्रमुख पत्तनों, जो 12 प्रमुख पत्तन हमने कहे, उनके लिए केंद्र सरकार नीतियां बनाती है और तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। उसके जो भी नियम होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं, उसको निर्धारित करने का काम भारत की केंद्रीय सरकार करती है। जबकि राज्य सरकार जो हमारे छोटे या मझोले जो पत्तन हैं उनके लिए नियम और कानून बनाने का कार्य करती है। जो 12 प्रमुख पत्तन हैं जिनके लिए केंद्रीय सरकार नियम कानून बनाती है, तो वो देश के जो महासागरीय व्यापार है या महासागरीय यातायात है उसका 75% यही निपटाते हैं। अंग्रेजों ने पत्तनों का उपयोग संसाधनों के अवशोषण के लिए किया था। देश के विभाजन के समय जो भारत के 2 महत्वपूर्ण पत्तन थे, कराची पत्तन जो पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव पत्तन जो आज वर्तमान बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ चला गया था। ये देश से अलग हो गए, बहुत महत्वपूर्ण पत्तन थे। इन पत्तनों के क्षतिपूर्ति के लिए भारत ने पुनः पत्तनों के विकास का प्रयास किया और कई पत्तनों को इन पत्तनों के क्षतिपूर्ति के एवज में विकसित किया। अब भारत के प्रमुख पत्तन हैं कौन कौन से? भारत के प्रमुख पत्तन जैसे पश्चिम में कांडला भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया, क्योंकि मुंबई पत्तन जो है उससे बहुत काम का दबाव है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम है।
इस पत्तन को विकसित करने का उद्देश्य था मुंबई पत्तन के दबाव को कम करना। इस पत्तन को पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए विकसित किया गया। दूसरा पत्तन है मुंबई। यह भी पश्चिम तट पर एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यहाँ देश के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए नावा सेवा में एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। जैसा कि पहले बताया गया कि जो कांदला पत्तन है या नावा सेवा पत्तन या जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, इन पत्तनों को मुंबई पत्तन पे जो काम का बहुत अधिक दबाव था उसको कम करने के दृष्टिकोण से या उस दबाव को थोड़ा सा बांटने के दृष्टिकोण से नावा सेवा या कांदला इन पत्तनों को विकसित करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी तट पर दूसरा पत्तन, अगला पत्तन है मार्मोगोवा। ज्वारी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मोगोवा पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र इसके पृष्ठ प्रदेश का निर्माण करते हैं। पश्चिमी तट पर अगला पत्तन है न्यू मंगलौर पत्तन। कर्नाटक में यह स्थित है। यह पत्तन उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, काफी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट, पत्थर, शीरा आदि का निपटान करता है। कोच्चि पत्तन। केरल में स्थित कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। यह पत्तन केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक पत्तन का चित्र आपको, मार्मोगोवा पत्तन का चित्र आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। अब ये तो थे पश्चिमी तट के पत्तन, अरब सागर के तरफ के पत्तन। अब है बंगाल की खाड़ी के तरफ के पत्तन या पूर्वी तट के पत्तन। पहला इसमें कोलकाता पत्तन। हुगली नदी पर यह पत्तन अवस्थित है। मुंबई पत्तन की तरह इस पत्तन का विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने पत्तनों विकसित किया, जो संसाधन थे उनके अवशोषण के लिए वो संसाधनों को पत्तनों तक ले जाते थे और वहां से अपने देश को निर्यात करते थे। यही कारण था कि उन्होंने पत्तन या रेल मार्गों को विकसित करने का प्रयास किया। हल्दिया पत्तन, पाराद्वीप पत्तन तथा विशाखापत्तनम जैसे अन्य पत्तनों के निर्यात का दिक् परिवर्तन के कारण इस पत्तन की महत्ता काफी हद तक कम हो गई है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पत्तन पर जो अंग्रेजों के समय बहुत काम का दबाव था, उसके अलावा जो दूसरे पत्तन विकसित किए गए जैसे हल्दिया, पाराद्वीप या विशाखापत्तनम, इससे जो इन पत्तनों ने काम का बोझ संभाल लिया कोलकाता पत्तन के, और धीरे धीरे कोलकाता पत्तन का महत्व व्यापार की कमी के कारण कम हो गया। क्योंकि इस पत्तन में एक परेशानी और थी, ये पत्तन अधिकांशतया इसमें गाद की समस्या मुख्य समस्या बनी थी। तो धीरे धीरे इसमें चूंकि बड़े जहाज जा नहीं पाते थे, तो धीरे धीरे इस पत्तन की महत्ता कम हो गई। अगला हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन कोलकाता पत्तन से 150 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को कम करने के लिए, जैसे कि पूर्व में कहा गया कि जो काम का बहुत अधिक कोलकाता पत्तन दबाव था उसको कम करने के लिए इस पत्तन को विकसित करने का प्रयास किया गया। यह लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक, जूट, कपास तथा सूती धागों का निपटान करता है। नेक्स्ट पत्तन है पाराद्वीप पत्तन। पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण पत्तन, यह महानदी के डेल्टा पर स्थित पत्तन है। इसका पोताशय सबसे गहरा है। इसे मुख्य रूप से लौह अयस्क के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना गया है। यह सर्वाधिक अनुकूल है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए इस पत्तन को विकसित किया गया है। अगला पत्तन है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में यह एक भू आबद्ध पत्तन है। कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, भारत में कौन सा पत्तन भू आबद्ध पत्तन है, तो उसका ये उत्तर हो सकता है कि विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पत्तन है। जैसे पाराद्वीप पत्तन के बारे में प्रश्न हो सकता है कि कौन सा पत्तन सबसे गहरा पत्तन है, तो यहाँ पे उत्तर हो सकता है पाराद्वीप पत्तन सबसे गहरे पत्तनों में से है। तो विशाखापट्टनम को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? यह लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान के लिए विकसित किया गया है। इसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश है। पूर्वी तट पर अन्य महत्वपूर्ण पत्तन चेन्नई पत्तन। पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम पत्तन माने विकसित किया गया पत्तन है। इसे 1859 में बनाया गया था। उथले जल के कारण, यानी पानी की गहराई कम होने के कारण, यह पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु एवं पांडिचेरी इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश हैं। इसके अलावा अन्य पत्तन तूतीकोरिन और एन्नौर पत्तन
इन पत्तनों को विकसित करने का भी कारण चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए ये पत्तन विकसित किए गए। तूतीकोरिन हो, एन्नोर हो, चूंकि चेन्नई पत्तन पर काम का दबाव दिखता तो उसके स्थान पर इन पत्तनों को काम के बंटवारे के लिए या काम के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। अब है हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन की महत्ता कहाँ पे है? जहाँ पे लंबी दूरी वाले, उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामानों को कम से कम समय ले जाने या निपटाने के लिए लाभ प्राप्त होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हवाई परिवहन का या वायु परिवहन का महत्वपूर्ण भूमिका है, वो कहाँ पर उपयोगी है? जहाँ पे हमने लंबी दूरी वाले क्षेत्रों में या जो क्षेत्र ज़्यादा दूर हैं उनमें ऐसी वस्तु भेजनी है जिसका मूल्य बहुत उच्च हो, या ऐसी वस्तु भेजनी है जो नाशवान हो यानी जल्दी नष्ट हो जाए, जल्दी खराब हो जाए, तो ऐसे सामान भेजने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। अगर हमें लोहा अयस्क भेजना है तो उसके लिए यह परिवहन का माध्यम उचित नहीं होगा। इसके बजाय अगर हमें किसी मार्केट में हीरा भेजना है, सोना भेजना है, तो वहाँ पे ये चीज़ उपयोगी हो सकती है। सोने से बने जेवरात भेजने हैं और या हमें हीरा भेजना है, या हमें कोई ऐसे फल भेजने हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, पुष्प भेजने हैं जो अगर हम और माध्यमों से भेजेंगे तो खराब हो जाएंगे, तो वहाँ पे वायु परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्रीय भागीदारी को घटा देता है, क्योंकि अब इसके द्वारा भेजा गया जो सामान है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में वायु परिवहन का महत्व कम है। वर्तमान में देश में 12 अंतर्राष्ट्रीय और 120 हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों में अमृतसर, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई तथा तिरुवनंतपुरम आते हैं। एक हवाई अड्डे का चित्र, आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का चित्र आपको इसमें दिखाया गया है। हवाई अड्डे में हवाई जहाज दिखाए गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक अंदर का चित्र है जहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। रनवे है, रनवे जहाज है, तो ये उसका एक चित्र दिखाने प्रयास किया गया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जिसने आपके जानकारी में अवश्य ही वृद्धि की होगी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।